So while studying tuberculosis, while studying Shosha today, we'll be correlating. We are doing Shosha Nidan, so we'll be correlating Shosha with tuberculosis. So the current difference is the only thing which is found in tuberculosis and Shosha. मतलब आयुर्वेद में जो शोष के कारण बताए हैं और एलोपैथी जो शोष के कारण बताता है उसमें फर्क आता है। आयुर्वेद में शोष के कारण 4 अलग अलग प्रकार के बताए हैं, जैसे क्षय धातु क्षय है या साहस है या वेग धारण है। तो ये जो कारण है ये एलोपैथी में कहीं भी नहीं बताए जाते। एलोपैथी में ट्यूबरकुलोसिस का कारण बताया जाता है अटैक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल और ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया on the body when the immunity is less. Okay, तो when the immunity is less का क्या मतलब है? Right now here in Bombay, एक मुट्ठी हवा अगर मैंने पकड़ी तो उसमें कम से कम 10 से 20 टीबी के जंतु होते हैं। तो when I am taking in and when I am taking out the air, I am inhaling the टीबी के जंतु मेरे अंदर भी जा रहे हैं हर सांस के साथ और बाहर भी आ रहे हैं, फिर भी मुझे टीबी नहीं हो रहा। उसका कारण यह है कि माई इम्यूनिटी ट्राइज टू वेड ऑफ और डिस्ट्रॉय द टीबी के जंतु जो मैं हर सांस में अंदर ले रहा हूं। तो वी कैन कोरिलेट टू सम एक्सटेंट दैट जो शोष है उसके जो कारण बताए हैं आयुर्वेद में, प्रोबेबली वो कारण इम्यूनिटी कम करने के कारण हो सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे भी होना चाहिए, मेरी वाइफ को भी होना चाहिए, सिर्फ किसी आदमी को ही राज्यक्षमा क्यों होता है? उसका बेसिक रीजन है उसका इम्यूनिटी डाउन है। ही इज नॉट एबल टू हैंडल द बैक्टीरियल लोड विच इज कमिंग इन थ्रू air which is inhaling. So this is probably one of the correlations which I can give you which relates to shosha and tuberculosis. Otherwise, if you see the symptoms of shosha or the symptoms of rajekshma which are mentioned in the diseases are near about the same what you find in today's tuberculosis patient. Even the treatment of tuberculosis which is given today, of course today we give antibiotics for tuberculosis, but the pathya and apathya which is still advised for tuberculosis patient relates very nicely to shosha patients. There is one more reason why I say that shosha is tuberculosis. That is because आयुर्वेद में ये बताया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस में बकरी का दूध पीते हैं। बकरी का दूध पेशेंट को दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट, एंड नॉट ओनली बकरी का दूध, उस पेशेंट को बकरी के साथ ही रहने को बोला है। व्हेन यू विल सी द चिकित्सा ऑफ शोष, तो उसमें बोला है कि जो शोष का रोगी है उसको बकरी के साथ ही रहना चाहिए। मतलब बकरी जो खाना खाती है वो खाना चाहिए, बकरी जहाँ रहती है वहां रहना चाहिए, बकरी का जो मलमूत्र है उससे जमीन को, पुराने जमाने में क्या करते थे वो जमीन को ये गोबर या मतलब इन सब चीजों से लेप करते थे। तो बकरी के जो शकृत है या पुरुष है उससे जमीन के लेप करके उस पे सोना चाहिए। तो वन गुड रिलेशन ऑफ दिस इज बकरी इज द ओनली एनिमल विच डजंट गेट ट्यूबरकुलोसिस। बकरी इज द ओनली एनिमल विच हैज बीन प्रूव्ड दैट देयर इज नो, गाय को ट्यूबरकुलोसिस होता है, घोड़े को ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेकिन बकरी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। उसका कारण यह है कि बकरी के पास ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट बाय बर्थ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिससे ट्यूबरकुलोसिस का सभी जंतु जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, जब भी नए भी आ जाते हैं तो मर जाते हैं। तो आयुर्वेद में जो बकरी को अनन्य साधारण महत्व दिया है, एंड व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड दैट बकरी हैज immunoglobulins which relate to tuberculosis by birth, that is one of the reasons why I say that shosha is rajyakshma. That is one of the reasons which I say that shosha is rajyakshma. ठीक है, तो let us see what is shosha as mentioned in Ayurveda. बकरी का दूध लेने का एक और कारण है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स माता से
बच्चे में सबसे रेगुलर जाने का जो रास्ता है वो दूध से है। तो बकरी का दूध जब आदमी पिएगा तो बकरी के दूध से उसको बहुत सारे एंटी राजयक्ष्मा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिलेंगे। शायद इसीलिए बकरी का दूध आयुर्वेद में पीने को बोला है। उन्होंने अलग चीज बोला है, उन्होंने बोला है बकरी का दूध धातु पोषक है, उन्होंने बोला बकरी का दूध अग्नि बढ़ाने वाला है, लघु है, इसलिए पचने में अच्छा है, because they probably did not know immunoglobulins. But right now, it has been proved that the best way to take immunoglobulins is बकरी का दूध। गांव में तो बकरी का दूध मिल जाता है, लेकिन आजकल शहर में मॉल्स में भी बकरी का दूध पैकेट में आना चालू हो जाता है। ये अलग बात है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पैस्चराइजेशन में टिकते हैं या खत्म हो जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट आज की तारीख में बकरी का दूध इज ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर। तो दिस इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन शोष एंड ट्यूबरकुलोसिस। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन शोष एंड राजयक्ष्मा? शोष is when the initial stage of Rajyakshma. शोष ऐसा स्टेज है जिसमें it is not a full blown tuberculosis. There are two steps, there are two stages in tuberculosis. The first step is when the patient is not spreading the disease. कैसे पता चलता है? We do an AFB, acid fast bacillus. AFB करते हैं। AFB में क्या करते हैं, तो थूक जो है वो पेशेंट की लेते हैं और फिर उसमें से बैसिलस हम ग्रो करते हैं। वी चेक आउट वेदर देर आर एनी tubercular bacillus which are growing in the sputum. So when tubercular bacillus start coming out through the sputum, थूक में tuberculosis bacillus आना चालू हो जाते हैं, तो that means the patient can spread the disease from him to another people. Otherwise, there are conditions in which the acid fast bacillus is negative. That means patient को तो राजयक्ष्मा है या patient को तो tuberculosis है, लेकिन वो फैला नहीं सकता। It is only limited to his body. उसके symptoms कम होंगे। इसमें मांटू टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें चमड़ी के नीचे थोड़ा सा ट्यूबरकुलर एंटीजन डाल देते हैं और वहां पर फिर सूजन आ जाती है। आई होप यू मस्ट हैव learned about the Mantoux test in first year. तो वो Mantoux टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है बिकॉज उसका बॉडी जो है इट इज रिएक्टिव टू ट्यूबरकुलर बैसिलस, बट द AFB comes negative. Once again, I would like to highlight here is tuberculosis is not something which is only related to the respiratory system. Tuberculosis relates to a lot of systems. There are bone TBs, there are abdominal TBs, there are रेक्टल टीबीज। तो अलग अलग जगह जहां पर जाके वो बैसिलस जो है वो जाके स्थान संश्रय करके वहां पर अपना फैलाव चालू करता है, उस एरिया का टीबी हो जाता है। बट द ओनली प्लस पॉइंट टू दिस इज अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस no other TB is contagious. Abdominal TB does not spread from one person to other. Bone TB does not, जिसको bone Cox भी बोलते हैं। Cox was the person who discovered the tubercular bacillus, so उसको Cox disease भी बोलते हैं, KOCHS, Cox disease। तो all other areas में टीबी हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली दोज टीबीज आर नॉट कंटेजियस। अगर मैं किसी बोन टीबी वाले के साथ रहूं तो मुझे बोन टीबी या दूसरा कोई भी टीबी होने के चांसेस नहीं होते, बट दैट इज नॉट द केस विद रेस्पिरेटरी टीबीज। रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस में इट इज अ कंटेजियस डिसीज इन द एडवांस स्टेज। इट इज अ कंटेजियस डिसीज इन द एडवांस स्टेज। तो प्रोबेबली शोष इज वन ऑफ द स्टेजेस इन विच the disease is not spreading, but Rajyakshma is a full-blown tuberculosis when you can get a tubercular infection when you are living with a Rajyakshma patient. Now there is one more thing which I would like to highlight here. अगर मैं Rajyakshma patient के साथ रहता भी हूँ तो as long as my immunity is good, I will not be getting Rajyakshma. लेकिन my immunity should be able to handle the bacterial load
ऐसे हवा में 10 जंतु होते हैं, लेकिन जब मैं राज यक्ष्मा के पेशेंट के साथ रहता हूं तो ये 10 का आंकड़ा जो है वो 100 या 1000 तक चला जाता है. तो माई इम्यूनिटी इज एबल टू हैंडल दोज 10, but it may not be able to handle tens and thousands of bacillus which are there when I am living with a Rajayakshma patient, because the concentration of bacillus in the air increases. So that is why Rajayakshma में immunity is very important. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आयुर्वेद में कारण बताए हैं those are directly related to reduction of immunity in a Rajak or in a patient who has got Rajayakshma. So this is what is the Upasamhar related to allopathy. Now let us see what all things are mentioned in the अध्याय. तो इस अध्याय में शोष के कारण बताए हैं, निदान ऑफ शोष, शोष के रूप बताए हैं. वैसे शोष के दो प्रकार के रूप होते हैं, एक षड रूप राजयक्ष्मा, एक एकादश रूप राजयक्ष्मा. षड रूप में 6 रूप होते हैं, एकादश रूप में 11 रूप होते हैं. एकादशी 11वां दिन, तो एकादश रूप में 11 होते हैं, षड रूप में 6 रूप होते हैं. मतलब द सिम्टम्स विच द पेशेंट विल टेल यू. शोष के उपद्रव बताएं और शोष की संप्राप्ति बताइए कि शोष कैसे होता है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले राजयक्ष्मा. राजयक्ष्मा, राज मतलब राजा, यक्ष्मा मतलब रोग. हमने ज्वर में देख लिया था कि रोगों को यक्ष्मा भी कहते हैं. जैसे ज्वर को भी यक्ष्मा कहते हैं, लेकिन रोगों को यक्ष्मा कहते हैं. यक्ष्मा मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, और राज यक्ष्मा मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा डिसीज. तो अब इतने सारे डिसीजेस हैं, द्रवमल प्रवृत्ति, अतिसार है, ज्वर है, तो इन सब में राजयक्ष्मा को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला क्यों कहा गया? उसका कारण यह है कि राजयक्ष्मा में त्रिदोष प्रकोप होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है. बढ़ता सबसे ज्यादा वात है, लेकिन ये वात अकेले नहीं बढ़ता, वो पित्त और कफ को भी बढ़ा देता है. तो इसीलिए त्रिदोष प्रकोप होने से राजयक्ष्मा सबसे मेन है. राजयक्ष्मा में स्रोतोरोध बहुत होता है. सभी धातुओं के पोषण के जो चैनल्स हैं, सभी धातुओं के पोषण के जो चैनल्स हैं, दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड, एंड दैट इज व्हाई सभी धातुओं में कुपोषण आना चालू हो जाता है. इट इज नॉट ओनली वन धातु, राइट फ्रॉम रस धातु टू वीर्य, दैट इज शुक्र धातु, सभी धातुओं में पोषण कम हो जाना चालू हो जाता है. इसीलिए ये डिसीज जो है वो स्रोतोरोध प्रधान डिसीज है. स्रोतोरोध होगा तो एक और चीज होगा, अग्निमांद्य हो जाएगा. सिर्फ मेद धातु वृद्धि में, स्थौल्य में स्रोतोरोध और अग्निमांद्य नहीं होता, मतलब साथ साथ नहीं होता. स्रोतोरोध हो जाता है तो अग्नि ज्यादा तीव्र हो जाता है, लेकिन बाकी हर डिसीज में जब स्रोतोरोध होता है सर्व शरीरगत, तो अग्निमांद्य भी हो जाता है. कष्ट साध्य होता है, क्योंकि आपको रस पोषक द्रव्य भी देना है, रक्त पोषक भी देना है, मांस पोषक भी देना है. ऊपर से इसके कारण बहुत हैं, लक्षण बहुत हैं, ऊपर से सभी शरीर धातुओं का शोषण हुआ है, तो ये कष्ट साध्य है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. एंड दैट इज द रीजन इवन टुडे ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट कितने महीने दी जाती है? द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस विच इज 4 ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायरिजिनामाइड, ये मतलब ये 3 है, चौथा मुझे अभी याद नहीं आ रहा. तो ये 3 ड्रग मतलब 4 ड्रग जो है वो 2 महीने दी जाते हैं, और फिर 2 ड्रग थेरेपी जो है दैट में कंटिन्यू अप टू 9 months to 12 months. बोन ट्यूबरकुलोसिस में द डिसीज requires up to 18 months of treatment, and then also you can't tell that the disease has completely vanished. Symptoms कम हो जाते हैं, but the disease may still remain. Now why the disease remains is there is a beautiful analogy कि ट्यूबरकुलोसिस का जो जंतु है, it spreads by स्पोर, स्पोरेडिक स्प्रेडिंग होता है उसका. स्पोर्स तो सबने स्कूल में देखे होंगे. स्पोर्स आर
बहुत कठिन, बाहर का जो एनवलप होता है उसका वो बहुत कठिन होता है। तो दिस स्प्रेड्स बाय स्पोर्स। ओके, और ये स्पोर्स जो हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं, वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट unless and until the spore breaks open, you don't get the disease. Unless and until the spores break open, you don't get the disease. Okay, तो इसमें यह है कि what the body does to the spores is, ये white blood cells जो हैं, ये white blood cells वो स्पोर को खा लेते हैं और फिर धीरे 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 पचाते रहते हैं उसका बाहर का एनवलप। पचाने में कभी कभी बहुत सारे साल चले जाते हैं। So even you and me have some tubercular spores inside my body. ठीक है, तो I will be having more because Bombay is a area which is prone to tuberculosis. So I will be having definitely more than you. तो ये WBC जो है ये धीरे धीरे उसको पचाते रहते हैं। Now WBC का जो लाइफ स्पैन है that is 120 days, 120 दिन में WBC मरने वाला है। तो देयर माइट बी द केस दैट WBC मर जाता है लेकिन स्पोर्स बचते नहीं है। तो दैट WBC हैंड्स ओवर द स्पोर टू अनदर न्यू WBC कि अब तक इसको मैंने संभाला है, मैंने पचाया है, अब इसके बाद पचाने का काम तुम्हारा है। तो दैट इज व्हाई द मोमेंट द नंबर ऑफ WBCs which can take the spores come down, you can have राजयक्ष्मा। इसीलिए ये कष्ट साध्य रोग है, इसीलिए राजयक्ष्मा कैन रिलैप्स। रिलैप्स मतलब सर 15 साल पहले टीबी हुआ था, दैट पेशेंट हैज अ मोर चांस ऑफ गेटिंग टीबी अगेन बिकॉज द स्पोर्स आर स्टिल देयर इन हिज बॉडी एंड हिज इम्यूनिटी हैज रिड्यूस्ड। तो कष्ट साध्य है, शरीर का शोषण करता है। अब शरीर का शोषण मतलब धातुओं का शोषण। धातु जो है वो शुष्क हो जाते हैं, they are not able to perform their duties fully। तो इसीलिए राजयक्ष्मा को राजा बोला गया है, रोगों का राजा। और यहाँ पर भी उन्होंने एक स्टोरी बताई है। कोई एक ऋषि था, मुझे नाम याद नहीं है, उसकी बहुत सारी या एक बीवी थी, तो उस बीवी पे चंद्रमा का दिल आ गया और वो जो है चंद्रमा उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। तो ऋषि मुनि तो वैसे भी इसमें चले जाते थे तपस्या करने के लिए। तो एक दिन जब ऋषि वापिस आया तो उसने देखा कि चंद्रमा और उसकी बीवी जो है वो इश्क लड़ा रहे हैं। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि इसके बाद आप पे राजयक्ष्मा आ जाएगा, और चंद्रमा को राजयक्ष्मा हो गया। फिर चंद्रमा ने ऋषि का ये किया, बहुत मन धारणा की कि सर मुझे छोड़ दो, मुझे ये कर दो। तो उसके बाद जब उन्होंने ये मन धारणा की तब उन्होंने उसको ये दे दिया कि ठीक है आपका राजयक्ष्मा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हर महीने आपको इससे गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए चंद्रमा जो है वो हर महीने 15 दिन यक्ष्मा में चला जाता है और फिर 15 दिन ठीक होता है। तो ये एक स्टोरी है जो उन्होंने इस अध्याय में ऑफकोर्स नहीं बताई, ये मैंने कहीं और पढ़ी हुई थी, लेकिन सर्वप्रथम चंद्रमा को राजयक्ष्मा हुआ ऐसा शास्त्र में वर्णन है। द नेक्स्ट थिंग, आयुर्वेद ने 4 कारण बताए हैं राजयक्ष्मा के। राजयक्ष्मा के 4 कारण बताए हैं। फर्स्ट इज साहस, सेकंड इज वेगधारण, थर्ड इज धातुक्षय, फोर्थ इज विषमाशय। तो ये 4 साहस मतलब 4 जो कारण है उनको पहले समझ लेते हैं। साहस मतलब अपने you are doing some activity which is more than what you are doing some activity which is more than what your inherent strength is। that means आपके जो शरीर की शक्ति है उससे ज्यादा मात्रा में कोई चीज करना, कोई कार्य या कोई एक्टिविटी ऐसे करना जो आपके शक्ति के बाहर है। सो दैट इज साहस। व्हाट इज साहस के बाद वेगधारण। वेगधारण इज अगेन मल, मूत्र और अधोवात।
इनका रोध, अवरोध करना, अवरोध मतलब उनको जबरदस्ती रोक के रखना, तो दैट इज वेग धारण। तीसरा वाला है धातु क्षय, ऐसी चीजें करना जिससे धातुओं में क्षय हो जाए। तो धातु क्षय के बहुत सारे कारण हैं, एक तो कार्य अलग अलग करना भी हो सकता है, या कम खाना खाना भी हो सकता है, ये सब कारण है धातु क्षय के। और चौथा जो है वो है विषमाशन। विषमाशन मतलब आहार विधि विशेष, यानी प्रकृति, करण, सार, संयोग, तो ये जो है इनके विपरीत भोजन लेना, जो भोजन नहीं लेने को कहा गया है, जैसे विरुद्ध भोजन नहीं लेने को कहा गया है, तो वैसे विरुद्ध भोजन लेना, ये चौथा कारण है। राज यक्ष्मा के 4 ही कारण बताए हैं आयुर्वेद ने, एंड दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग, दैट दीज 4 कारण और रीजंस probably are related to loss of immunity और स्थान संश्रय या स्थान वैगुण्य करने के लिए। साहस हम पहले देखेंगे। नाउ वन थिंग इज देयर दैट व्हेन आयुर्वेद टॉक्स अबाउट राजयक्ष्मा, इट ओनली टॉक्स अबाउट रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस, respiratory tuberculosis. No other tuberculosis can be correlated to Rajyakshma. But even in normal practice, we find that respiratory tuberculosis is the most commonly found tuberculosis. So that is why when we talk about Shosha or when we talk about Rajyakshma, we are correlating it to only respiratory tuberculosis. Now let us go to the reasons of Sahas first. साहस, साहस मतलब अपने मात्रा से ज्यादा कार्य करना। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स उस जमाने के हैं, जैसे अपने से बलवान व्यक्ति से कुश्ती करना, या अपने से बड़े धनुष्य का इस्तेमाल करना, अधिक ऊंचे स्वर में बोलना, ज्यादा ऊंचे स्वर में बोलते रहना, अधिक तैरना, अधिक कूदना, अधिक भागना, या गिर के चोट खाना। तो इन सब कारणों से पूरा प्रदेश पर आघात होता है। सो इफ यू सी ऑल दी सिम्टम्स, दे कोरिलेट विद एक्सेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्सेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिससे आपके लंग्स में स्थान वैगुण्य हो जाता है, आपके लंग्स को नुकसान पहुंचता है। तो साहस में जितने भी सिम्टम्स आते हैं या कारण आते हैं, they are related to respiratory distress. So we stop here.